Good morning, everyone. I hope all of you are fine and study well. First of all, I would like to clear your different questions about your notebooks. देखिए, अगर आपके पास इंटरलीफ रजिस्टर है तो सब लोग फिजिक्स के लिए इंटरलीफ रजिस्टर बनाएंगे. इन केस आप ऑलरेडी कॉपी कर चुके हैं तो प्यारे बच्चों, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. आपने जिस भी रजिस्टर में लिखा है इट्स ओके. यू नीड नॉट टू राइट इट अगेन. ठीक है, आपको दोबारा नहीं लिखना है. बट इन केस आपने लिखा भी नहीं है और आपके पास इंटरलीफ रजिस्टर है तो आप सेलेक्ट करेंगे इंटरलीफ रजिस्टर को. बाय द वे, आपके पास इंटरलीफ रजिस्टर नहीं है तो आपके पास जो रजिस्टर है रूल्ड वन, आप उसमें नोट कर लेंगे. ठीक है, इट्स ओके. कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आपके पास चॉइस है और अवेलेबिलिटी है इंटरलीफ की तो आप इंटरलीफ सेलेक्ट करेंगे. इन द लास्ट सैटरडे ड्यूरिंग क्वेश्चन आंसर राउंड, some students have asked about some examples of Newton's first law of motion. So today is your revision video for that. देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो डिस्कस किया था वो लॉ कहता क्या है. द लॉ स्टेट्स अ बॉडी विल रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन unless it is compelled to change its state by the application of external forces. Means कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी. अगर वो मूव कर रही है किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो उसी वेलोसिटी से वो मूव करती रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. एक्सटर्नल फोर्स लगाते ही बॉडी अगर रेस्ट में है तो मूव करने लगेगी. अगर मूव कर रही है तो हो सकता है वो रुक जाए या उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए या उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाए. ये डिपेंड करेगा कि उस पर फोर्स कैसा लगाया जा रहा है. जैसे मानिए क्रिकेट के मैच में बॉल को फेंका गया, बैट्समैन ने उसको हिट किया. हिट करने के बाद फील्डर का क्या काम है? उस बॉल को रोकना. ठीक है, तो अगर फील्डर ने प्रॉपरली फील्डिंग करी तो वो मूव होती हुई बॉल को कैच करके रोक लेगा. सो ही ब्रिंग द बॉल इन रेस्ट. कभी कभी मिस फील्डिंग होती है तो बॉल रुकने के बजाय फील्डर के स्ट्रोक से और आगे चली जाती है. तो यहाँ पर क्या हुआ? इंक्रीज बॉल की इस वेलोसिटी इंक्रीज हो गई. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कैसा फोर्स उस पर लगाया जा रहा है बॉडी पे. सेकेंडली, हमने कुछ न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करे थे. वो एग्जाम्पल ये थे कि अगर कोई पर्सन किसी चलती हुई बस में खड़ा है, ठीक है, बस चल रही है तो पर्सन भी बस के साथ क्या है? चल रहा है. ठीक है, वो खड़ा है और सडनली बस में क्या होता है? ब्रेक अप्लाई होता है, यानी बस सडनली रुक जाती है और पर्सन अलर्ट नहीं है. तो क्या होगा? अब जैसे पर्सन बस के साथ चल रहा है तो उसकी बॉडी भी चल रही है. ठीक है, बस ने ब्रेक लगाया तो उसका जो बॉडी का लोअर पोर्शन है वो रुक गया, लेकिन ऊपर का पोर्शन बस के साथ ही चल रहा है. तो वो पर्सन क्या होगा? आगे की तरफ गिरेगा. ही विल फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ ही इज नॉट अलर्ट. अगर वो अलर्ट नहीं है और खड़ा हुआ है और ड्राइवर ने भी सडनली ब्रेक अप्लाई किया. रिवर्स भी ऐसा ही होगा. मान लीजिए कि कोई पर्सन खड़ा है और बस भी अभी रुकी हुई है, बस चल नहीं रही है. ठीक है, सडनली ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी तो पर्सन तो पहले रुका हुआ है, बस भी रुकी है. अब बस स्टार्ट हुई तो उसका नीचे का पोर्शन जो बस के कांटेक्ट में है वो बस के साथ चला गया, लेकिन ऊपर का पोर्शन अभी भी रेस्ट में है. तो नीचे का पोर्शन बढ़ गया और पर्सन पीछे की तरफ गिर गया. सो इफ बस स्टार्ट सडनली and person is not alert, so he will fall in backward direction. Okay, थर्ड एग्जाम्पल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये था, आप सबके घर में मम्मी कपड़े धोती होंगी
तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि बिफोर हैंगिंग देम ऑन द लॉन्ड्री स्टैंड, उनको सुखाने से पहले कुछ इस तरीके से जर्क दिए जाते हैं, उसको झाड़ के ऐसे फैलाया जाता है। तो जब आप कपड़े को जर्क देते हैं, उसके पीछे का पर्पस क्या होता है? उसके पीछे का पर्पस ये होता है कि उसमें से एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल जाए और वो जल्दी ड्राई हो जाए। तो ये एक्स्ट्रा वाटर, और आपने देखा भी होगा जब जर्क दें आप किसी भीगे कपड़े को तो उसमें से पानी बाहर निकलता है। क्यों निकलता है? ये न्यूटन फर्स्ट लॉ के मोशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन इसका है। देखिए, जब आप सडनली किसी भी कपड़े को जर्क देते हैं, ठीक है, यानी उसे हिलाते हैं, तो जो क्लॉथ का पीस है वो मोशन में आ जाता है, लेकिन उसके अंदर मौजूद जो पानी की बूंदें हैं, जो वाटर ड्रॉप्स हैं, वो ऑलरेडी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहती हैं। जर्क देने पे कपड़ा तो मूव करने लगता है, लेकिन वो बूंदें रेस्ट में होने की वजह से क्या होता है, कपड़े से बाहर आकर गिर जाती हैं। दे फॉल डाउन आउट फ्रॉम दी cloth, because when you give jerk to the cloth gets in the state of motion, but drops of water are still in the state of rest. So since drops are in the state of rest and the cloth is in a state of motion, so drops came out of the cloth and they fall on the ground. तो इस वजह से क्या होता है कि कपड़े में से एक्स्ट्रा वाटर निकल जाता है और कपड़ा जल्दी सूख जाता है। इसका लास्ट एग्जाम्पल था कि जब भी किसी कैरम बोर्ड पे आपने देखा होगा, आप सारी उसके कॉइन्स की, सारी गोटियों की एक लंबी सी पाइल बना ले, ढेर बना ले, और कोई स्ट्राइकर इतनी तेजी से मारे और इतनी जल्दी मारे कि वो सिर्फ नीचे वाली कॉइन को डिस्टर्ब करे, बाकी की कॉइन एज इट इज खड़ी रहती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। ये स्ट्राइकर को इस तरीके से हिट किया कि सिर्फ नीचे की कॉइन डिस्टर्ब हुई, बाकी की कॉइन एज इट इज। तो बच्चों, आपने क्या देखा? आपने देखा कि स्ट्राइकर ने जब हिट किया तो नीचे की जो कॉइन थी कैरम की वो बाहर निकल के चली गई, लेकिन बाकी की जो उसके ऊपर थी वो एज इट इज रही। वो एज इट इज क्यों रही? कोई बता सकता है? क्योंकि जो बाकी की कॉइन्स थी पहले तो सभी स्टेट ऑफ रेस्ट में थे, लेकिन जब स्ट्राइकर ने स्ट्राइक किया तो नीचे की जो कॉइन थी, इट स्ट्राइक विद स्ट्राइकर, सो इट कम्स, उसके ऊपर फोर्स लगा सिर्फ नीचे वाली कॉइन पे, तो उसके ऊपर फोर्स लगा, सो इट कम्स इन द स्टेट ऑफ मोशन। लेकिन बाकी की कॉइन्स जो पाइल में थी वो अभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही थी, तो नीचे की निकल के चली गई और बाकी रेस्ट ऑफ स्टेट में रही, और इसलिए वो अपनी जगह से हिली नहीं। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, और इन एग्जाम्पल के बेसिस पे हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट था आपका कि क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा कि ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी है या यूनिफॉर्म मोशन में है, जब आप फोर्स लगाएंगे तभी मूव करेगा, वरना नहीं करेगा। यानी फोर्स क्या कर रहा है? फोर्स प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी। फोर्स प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी। तो जब फोर्स किसी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस करता है, जब, जरूरी नहीं है हमेशा ही करे, कभी कभी चल रही है बॉडी, फोर्स लग के उसे रोक भी सकते हैं। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी सच दैट इट क्रिएट्स मोशन, तो उस बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस्ड होता है? मोमेंटम। क्या प्रोड्यूस्ड होता है? मोमेंटम। और मोमेंटम होता क्या है? बॉडी की मास और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। या कोई बॉडी कितनी तेजी से मूव कर रही है, उसकी उस पावर को भी मोमेंटम कहते हैं। अगर आप नॉर्मली लैंग्वेज में समझे तो मोमेंटम क्या होता है कि कोई भी बॉडी कितनी तेजी से मूव कर रही है, तो उसके मूव करने की जो, उसके मोशन की जो पावर होती है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। अब जैसे मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक बहुत धीरे धीरे चल रहा है, एक बहुत फास्ट चल रहा है, तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? इसका मोमेंटम ज्यादा होगा, ठीक है। तो जिस बॉडी का मोशन ज्यादा होगा उसी बॉडी का मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो जब फोर्स किसी बॉडी पे लगता है तो वो उसमें क्या प्रोड्यूस करता है? वो उसमें मोमेंटम प्रोड्यूस करता है। और ये जो मोमेंटम होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किस अकॉर्डिंग ये चेंज करता है, उसकी रेट किसके प्रोपोर्शनल होती है? इट इज प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। यानी कि किसी बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है
ये बताता है कि उस बॉडी में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, ठीक है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is proportional to the applied force on the body, and this is the Newton's second law of motion. Okay, so Newton's second law of motion can be stated as the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force on the body, and this is Newton's second law of motion. So इसको symbolically हम लोगों ने कैसे लिखा था कि rate of change of momentum is delta p upon t is equal to फोर्स। और इस इक्वेशन से, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें एक फोर्स की इक्वेशन मिली थी जिसने फोर्स का फॉर्मूला दिया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो कभी कभी पूछते भी हैं कि व्हाट डज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव, सो इट गिव्स फॉर्मूला ऑफ फोर्स। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ फोर्स? फोर्स एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे आगे का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर यू, असाइनमेंट सब लोग अपने फेयर कॉपी में करेंगे, ठीक है। कोई भी रफ कॉपी में नहीं करेगा। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 हेडिंग दे के आप लोग उस दिन की डेट लिखेंगे और असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।